अभी हम लोगों ने पॉलिटी के कुछ बेसिक्स पढ़े हैं, तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो इसके बारे में बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे कैसे आपके जो है शेप में आया। तो याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आपके पास आर्टिकल 13 आपके पास एक लिखा गया है। तो आर्टिकल 13 जो है फंडामेंटल राइट चैप्टर का, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। तो ये कहता है एनी लॉ विच इज इनडेरोगेट और इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। कोई भी ऐसा प्रावधान जो मूल अधिकारों के अनुरूप नहीं होगा वो वॉइड होगा, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी, वो अवैध होगा। अब क्या हुआ कि बेसिकली इसी क्वेश्चन को 1951 में जो है पहली बार चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो आपको बता दूं आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368 आपका जो है कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि अमेंडमेंट 3 टाइप्स के होते हैं और 368 के अंतर्गत जो है अमेंडमेंट्स है 2 तरीके से हैं। पहला आपके पास है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट और दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब ये क्वेश्चन किया गया कि पार्लियामेंट क्या हर तरीके की चीज़ों को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को पूरा का पूरा अमेंड कर सकती है, ठीक है, अंडर 368 आर्टिकल। तो ये सुप्रीम कोर्ट में बात चली है और आपके जो है कुछ केसेस हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक शंकरी प्रसाद केस है 1951 का, गोलकनाथ केस है 1967 का, इसके बाद केशवानंदा भारती केस है 1973 का, मिनर्वा मिल है 1980 का, और एक आप वमन राव केस भी बोल सकते हो। तो ये आपके पास बेसिकली 4 आपके इंपॉर्टेंट केसेस थे जो बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में आपको काम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए आपका पहले जो है क्या हुआ कि शंकर प्रसाद केस आया 1951 में और ये देखा गया कि भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट, जो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट था, जिसने आपका राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया था, आपका मिनिमाइज कर दिया था उसका इम्पैक्ट को। तो ये आपके पास क्या हुआ, आपका चैलेंज किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एज फंडामेंटल राइट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट को क्योंकि अमेंडमेंट की पावर दी गई है, संविधान को संशोधन करने की पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 368, तो वो अमेंड कर सकता है। और आर्टिकल 13 में लिखा गया है क्या, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट और इंडेरोगेट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो क्या गया, एनी लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये एनी लॉ की बात कर रहा है, मतलब ऑर्डिनरी लॉ की बात कर रहा है। तो इसने कहा कि आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, तो उसने कहा कि जो 13 में आपका लॉज है वो ऑर्डिनरी लॉज को इंक्लूड करता है, ना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को। तो जो अंडर आर्टिकल 368 की जो पावर है पार्लियामेंट को जो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसने कहा कि जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो अपने आप में एक सेपरेट टाइप ऑफ लॉ मेकिंग अथॉरिटी है पार्लियामेंट की, और वो उसको एम्पावर करती है कि वो किसी भी टाइप के फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। तो पार्लियामेंट कैन एब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ताकि आप किससे, आपका संविधान संशोधन करके। तो मूल अधिकार, किसी मूल अधिकार को छीना जा सकता है। इसके बाद आपके पास गोलकनाथ केस आया इन 1967 और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड जो रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ही अपने डिसीजन को बदल सकता है, राइट। और दूसरी बात ये समझ लीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के आपके वर्डिक्ट्स होंगे वो किसका काम करेंगे, लॉ का काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा वो एक तरीके से किसका काम करेगा, लॉ का काम करेगा, या लॉ की डेफिनेशन को एलोबरेट करने का काम करेगा। तो इन दैट केस आपके पास 17th अमेंडमेंट था 1964 का, इसको चैलेंज किया गया था, जिसने कहा था कि आपके पास विच इंसर्टेड सर्टेन स्टेट एक्ट्स इन द 9th शेड्यूल। तो उसने क्या करा था, कुछ स्टेट एक्ट्स जो थे वो क्या किए थे, 9th शेड्यूल में क्या किए थे, आपके इंसर्ट किए थे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अ ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन एंड हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो गोलकनाथ केस में शंकरी प्रसाद के स्टैंड को पूरा पलट दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट जो है वो आपके पास ट्रांसेंडेंटल है एंड इम्यूटेबल है, ठीक है, तो उनको आप जो है बदल नहीं सकते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रीज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट को नहीं छीना जा सकता है, ये आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन गोलकनाथ केस ऑफ 1967। अब इसके बाद क्या हुआ, तो पार्लियामेंट ने क्या करा, आपके पास इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया, एक लॉ इनेक्ट किया, दैट इज 24th अमेंडमेंट। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 इनेक्ट किया, ठीक है, जिसने आपके पास डेफिनेशन बदल दी आर्टिकल 13 की और आर्टिकल 368 में, ठीक है, अमेंडमेंट में। तो अमेंडमेंट के प्रोविजन को और एनी लॉ जो है वो वाला जो प्रोविजन था, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट और इनडेरोगेट विद फंडामेंटल राइट, उसमें जो है कह दिया कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ये किया जा सकता है,
ठीक है। और इसने कहा कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे और एवरेज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। और उसने कहा कि जो है, जो पहले आपका शंकर प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी, वही इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके लिख दी कि भैया अगर आर्टिकल 13 में कह रहा है कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड, तो उसने कहा कि जो एनी लॉ की बात कर रहा है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं है। तो हैंस उसने कहा कि ये बात गलत है और इस बात को बदल दिया गया, ठीक है। और उसे इंसर्ट कर दिया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉ, और बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट को छीन सकते हैं। ये गोलकनाथ के रिस्पॉन्स में किया। तो पहले आपके पास शंकर प्रसाद केस आया था, याद रखिएगा। और शंकर प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद जो है गोलकनाथ केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया और कहा कि ये जो है आपके पास ट्रांसेंडेंटल इम्यूटेबल है, तो अतः इनको आप जो है बदल नहीं सकते। पार्लियामेंट ने इसका बदलाव करने के लिए शंकर प्रसाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसे क्या कर दिया, आर्टिकल 13 और 368 में बदल के लिख दिया और कहा कि नहीं, पार्लियामेंट जो है वो एक अथॉरिटी है, जो अगर उसमें जो लॉ लिखा गया है ना, जो लॉ वर्ड है, वो दैट डज नॉट इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हैंड्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप जो है संविधान संशोधन का जो कानून है उसको बाकी कानूनों की तरह ना समझा जाए, और पार्लियामेंट जो है क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। अब इसके बाद एक माइलस्टोन केस आया, दैट इज केशवानंदा भारती केस 1973 का। 24 अप्रैल इसकी डेट थी, 24 अप्रैल 1973। अभी इनकी कुछ दिन पहले देवासन हुआ है केशवानंदा भारती का, तो एक माइलस्टोन डिसीजन दिया गया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया कि भैया हाँ, 24th अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 है, जो कि आपका गोलकनाथ के रिस्पॉन्स में पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है ताकि उसको पावर मिल सके फंडामेंटल राइट को एब्रीज और टेक ओवर करने की, उनको फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की, बदलने की। तो केशवानंदा भारती केस ने कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में कहा कि भैया आप जो हैं बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके साथ साथ एक और चीज आपको समझने की है कि आप जो है भली फंडामेंटल राइट को बदल सकते हैं और उन्हें ले भी सकते हैं, एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, उसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर। और एक न्यू टर्म जो है आपको दी गई, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते। तो द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रीअफर्म्ड, ठीक है। और इसके बाद जो है रीअफर्म किया गया इंदिरा गांधी केस 1975। द सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो 39th अमेंडमेंट एक्ट था, जिसने ये कहा गया था कि जो आपके पास प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन डिस्प्यूट हैं या लोकसभा स्पीकर के इलेक्शन डिस्प्यूट हैं, वो जो है आपके पास ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स हैं, आउटसाइड, ठीक है। तो आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑल द कोर्ट्स है, मतलब जुडिशरी से अलग है। अगर आपका पार्लियामेंट के इलेक्शन, प्रधानमंत्री के इलेक्शन डिस्प्यूट्स और आपके पार्लियामेंट जो इलेक्शन करती है ऑफ द, ऑब्वियसली बात है लोकसभा करती है, ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो वो आपके पास क्या है, इम्यून है फ्रॉम द जुडिशरी। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और इनवैलिडेट किया 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसने ये प्रोविजन डाला था, और कहा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रिफॉर्म्ड किया उसे सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को आपको मानना पड़ेगा। और इसके बाद जो है पार्लियामेंट ने जो है इसके बदले में रिस्पॉन्ड किया, जैसे आपका पहले रिस्पॉन्ड किया था गोलकनाथ केस का 24th अमेंडमेंट से, वैसे ही आपका पार्लियामेंट ने फिर से जो है इस डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज करने के लिए 46th अमेंडमेंट एक्ट में कुछ चेंजेस किए। और उन्होंने कहा आर्टिकल 368 में कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, और कोई भी जो अमेंडमेंट है वो क्वेश्चन किया जा सकता है किसी भी कोर्ट में ऑन ग्राउंड इंक्लूडिंग द कंट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। अगर आप किसी मूल अधिकार के खिलाफ भी काम कर रहे हो तो आर्टिकल 368 के अंडर का जो है, अगर आप उसे अमेंड कर रहे हो तो उसको जो है आप क्या नहीं मानोगे, यू विल नॉट कंसिडर इट एज द लॉ ऑफ अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और आप जो है जो कोर्ट है, जुडिशरी जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ये रिएक्शन इसके बारे में कहा। अगेन द सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में जो है इसे इनवैलिडेट किया 1980 में, और कहा कि जो जुडिशियल रिव्यू आप जो है बंद कर रहे हो कि जुडिशरी के परव्यू के बाहर है, जुडिशरी के परव्यू के बाहर है आपका 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट, तो वो उन्होंने कहा कि गलत बात है। जुडिशियल रिव्यू जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब आपका कोई भी कानून जब बनता है देश में तो
तो अगर उसकी न्यायिक समीक्षा होती है, जुडिशियल रिव्यू होता है, तो वो जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर है और आप उसे बदल नहीं सकते। अगेन इस प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद हुआ वमन राव केस 1981 का। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फिर से अदर किया और इसे फिर से क्लैरिफाई किया कि आपकी कट ऑफ डेट मानी जाएगी 24 अप्रैल 1973, और 24 अप्रैल 1973 जिस दिन आपका केशवा नंदा भारती केस का रिजल्ट आया था, उस दिन के बाद के जो भी कानून आएंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के हिसाब से ही होंगे। मतलब आपका पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं करेगी, और इंक्लूडिंग आपका एग्जीक्यूटिव भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगी जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को आप हैम्पर नहीं कर सकते, आप उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी समय समय पे क्या हुआ कि केसेस आते गए और सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग डिसीजंस में बताते गए कि कौन कौन से चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी, क्योंकि एक सिंगल केस में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया गया। तो वेरियस केसेस आए हैं, उनमें जो है वर्डिक्ट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं, जैसे आपका सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अलावा सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, जो कि आपका प्रियम्बल में मेंशन्ड है। इसके अलावा सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया, जो पहले नहीं था, ठीक है। ये भी आपका जो है किसका मान लिया गया, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, जो कि डीपीएसपी में भी मेंशन्ड है, मैंने कल पढ़ाया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में भी मेंशन्ड है। इसके अलावा फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आपके पास द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो आपका जो शक्तियां हैं उनका विभाजन है, वो भी आपका क्या है, वो आपका क्या है, वो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो कि मेंशन्ड है अगेन प्रियम्बल में। इसके अलावा वेलफेयर स्टेट, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, जिसका उद्देश्य कौन रखता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसका उद्देश्य रखते हैं कल्याणकारी राज्य का, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू, मतलब आपके पास आपका जो जुडिशरी है वो किसी कानून की समीक्षा करती है कि वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अब जो है बेसिक स्ट्रक्चर के आने के बाद ये और क्लैरिफाई हो गया है बिल्कुल शीशे की तरह कि आपको किन पैमानों पर इसको जो है रखना है लॉज को, और किसके हिसाब से इन्हें चेक करना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के मैप पे यानी कि पैमाने पे आप जो है स्केल पे नापते हो कि ये जो लॉ है ये वैलिड है या नहीं है। जैसे 2015 में आपका NJAC था, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था, वो क्या करता था, आपके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सिलेक्शन के लिए अपॉइंट किया गया था, है ना, ये बनाया गया था। तो क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक है, इन द जुडिशरी, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को प्रभावित किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिडेट कर दिया। अभी हालांकि इसके ऊपर बहुत डिबेट भी चल रही है। माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पार्लियामेंट की शक्तियों पे क्या करा गया है, कटाक्ष किया गया है ना। इसके अलावा फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, अगेन ये प्रेम्बल में ही मेंशन्ड है और आपके फंडामेंटल राइट से भी पता चलता है ना। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम, आपके देश में पार्लियामेंट ये नहीं है कि कोई सरकार आई फुल मेजॉरिटी में, स्टेट्स में, सेंटर में पार्लियामेंट सिस्टम ही खत्म कर दिया। रूल ऑफ लॉ, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट में कि रूल ऑफ लॉ भी जो है आपका जो एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट है ना, एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। एवी डाइसी थे ना, तो उन्होंने उनका जो है कॉन्सेप्ट है, ये भी आपका क्या माना गया है, आपका फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। इसके अलावा हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो बताया था मैंने आपको, उनके बीच में बैलेंस होना जरूरी है। जैसे आपके पास 31C था कि अगर 39B और C जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेज, इनको पूरा करने के लिए फंडामेंटल राइट में 14-19 में, आर्टिकल 14 और 19 में अगर थोड़ा सा अगर छेड़छाड़ की जाए तो वो वैलिड है। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हार्मनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी आपका जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी कि समता के सिद्धांत जो है वो भी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसके बारे में मैंने NJAC का बताया, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें हो गई, पहला तो जुडिशियल रिव्यू हो गया, है ना, और दूसरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, ये दो चीज़, ठीक है। इसके अलावा पावर ऑफ पार्लियामेंट को लिमिट करना टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग फंडामेंटल राइट, इसके अलावा पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट
अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142। जैसे 142 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर जाती है, आपका डिसीजन सुना देती है, तो वो कई बार क्या माना जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत और जुडिशियल ओवररीच के अंदर आ जाता है। अभी जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है और जुडिशियल ओवररीच क्या है कि जब आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के कामों पे आपका क्या सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले ले और संज्ञान लेने के बाद उसकी पावर को क्या करे, अफेक्ट करे। ठीक है, तो इसके बारे में बड़ी डिबेट चलती है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के। ठीक है, तो एक्टिविज्म उसका मॉडरेट रूप है और ओवररीच जो है उसका थोड़ा हार्ड रूप है। ठीक है, इसके अलावा पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 दैट इज टू इशू द रिट्स। ठीक है, तो ये आपके पास कह दिया गया कि ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इनको बदलोगे नहीं, आप इनको चेंज नहीं करोगे बाय लॉज। तो डिफरेंट केसेस हैं जिनको आप एग्जाम में पूछता है, जैसे आपके पास केशवानंदा भारती केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी केस 1975, इसके अलावा वमन राव केस, मिनर्वा मिल केस, ठीक है, आयर कोयलो केस, ये कुछ केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जिन्होंने आपके फंडामेंटल राइट्स से प्रोविजन से उठकर किस तरफ ले गए, आपका बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ ले गए। तो आज की डेट में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्या आपको एक स्केल देता है जुडिशरी को कि इसके अकॉर्डिंग जो है आपका लॉ को देखा जाता है, वेदर द लॉ इज वैलिड और नॉट। तो दिस इज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर। आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग लेक्चर सीरीज बनाते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।